मुझे याद है, अगर आप मेरी इन जख्मों को दिखाएंगे, ये टूटे पड़े हैं पैर, ये सारे के सारे। हमने लाठियाँ खाई हैं साहब। बहुत कम लोगों को पता होगा अमित भाई शाह अभी तक राम मंदिर नहीं गए। जिस बाबरी ढांचे की बार बार बात करते हैं, उस ढांचे को क्या इन्होंने गिराया क्या? मैं एक OSD है, उसका नाम लेना नहीं चाहता आपके चैनल पर, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है साहब, मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, मैं चमचागिरी किसी करता नहीं, मैं किसी के कोठी के बाहर जाके खड़ा नहीं होता। आज गर्व से कह रहा हूँ और AVP पे कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ राजेश कुमार। हरियाणा में करीब 3 से 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले लोकसभा चुनाव, और उससे पहले हरियाणा में बीजेपी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब राष्ट्रीय करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सूरजपाल अम्मू जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा की क्या वजह रही, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, और लगातार खट्टर पर निशाना साध रहे हैं, और क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ नाराज़गी है, और साथ ही नवनीत राणा के बयान पर क्या कुछ उनका कहना है। आज हम इन्हीं तमाम सवालों को लेकर उनके साथ बैठे हैं बात करने। सर, संवाद पर स्वागत है आपका। जी नमस्ते राजेश जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने जिस तरह झटका दिया बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले, तो ये ऐसा कितना बड़ा झटका आप मान रहे हो, क्यों दिया आपने ऐसा झटका? एक तो मैंने झटका कोई नहीं दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 34 वर्षों से कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं 1990-91 में सोना बीजेपी यूथ का भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा। मैं उसके बाद जो भूपेंद्र यादव, जो आजकल केंद्र में मंत्री हैं और अभी अलवर से पार्लियामेंट का चुनाव में लड़ रहे हैं, मैंने उनके साथ, वो जिला के अध्यक्ष होते थे गुड़गांव के, मैं उनके साथ जिला महामंत्री होता था। सुभाष बराला जो आज राज्यसभा के सांसद हैं, मैं उनकी टीम में प्रदेश मंत्री रहा और प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। अनिल विज जो गृह मंत्री हैं, उनके माध्यम से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी जब थे गृह मंत्री, अब नहीं रहे। और उसके बाद लगातार मैं मनोहर लाल जी की सरकार में प्रवक्ता रहा, भाजपा का मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा, और प्रवक्ता के रूप में मैंने अभी जो लास्ट जो ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब तक प्रवक्ता के रूप में काम किया। तो मुझे लगता है मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, जिस संगठन में मैंने 34 साल न मैं अपने परिवार को, न मैं अपने बच्चों को न समय दे पाया, न मैंने अपनी कभी, क्योंकि हम लोग किसान के बेटे हैं तो कभी व्यापार तो हम करते नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो हम लोगों ने जो 34 वर्ष दिए हैं, जिस संगठन में हम रहे, जिस संगठन ने हमें बहुत कुछ दिया, जिस संगठन के कारण हमारा दुनिया भर में नाम हुआ, उस संगठन को झटका देने की नियत ना मेरी कभी थी ना है। हाँ, नाराज़गी मेरी थी, वो नाराज़गी मैंने जाहिर कर दी है। हाँ, मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, वो राजपूत समाज से कुछ एलर्जी रखते हैं, उनको दिक्कत है। खासतौर पर सूरजपाल अम्मू जैसे कुछ लोग हैं जिनको पसंद नहीं करते। जो मनोहर लाल खट्टर 2010, 11, 12, 13 तक मेरे घर में रहे, आते जाते रहे, इसी घर में जहाँ पर आप बैठे हो, इसी घर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का कभी कार्यालय हुआ करता था, केंद्रीय। ओम प्रकाश धनखड़ जी मेरे पारिवारिक मित्र हैं, वो उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य मेरे पास हमेशा रहा, मेरे मार्गदर्शक वो रहे। मुख्यमंत्री बनने का मनोहर लाल जी को शायद कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों से तकलीफ हो गई, और उन्होंने अपने जो नज़दीक जिन लोगों को बिठाया वो दलाल टाइप के लोग थे, प्रॉपर्टी डीलर टाइप के। तो हम लोग, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को झटका देने का ना कभी सोचा था, ना अभी सोचते हैं। हाँ, मेरा मन व्यथित था रूपाला साहब के बयान से, जो उन्होंने क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का काम किया। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों में उसका विरोध था। तो मेरे समाज ने मुझे कहा कि अब आपको समाज चाहिए या राजनीतिक दल चाहिए। तो हज़ारों लोगों की भीड़ थी अभी अम्बाला पार्लियामेंट के अंदर, बराड़ा एक गांव है राजेश जी, वहाँ पर जनसभा में मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा गया कि बताओ समाज पहले या राजनीतिक दल। तो मुझे लगा जिस समाज के अंदर, जिस क्षत्रिय समाज के अंदर मेरा जन्म हुआ है, जिनकी गोदियों में मैं खेल कूद कर बड़ा हूँ, जिसके इतिहास, गौरवशाली इतिहास से मैंने बहुत कुछ सीखा है, आज समाज को गाली दे रहे हैं लोग, नेता लोग, जिनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं, आज 2-2 पैसे के 2-2 कौड़ी के लोग आज हमारे लोगों को बोल रहे हैं, जिन्होंने मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम किया, जिन्होंने बाबर, अकबर, हुमायूं जैसे लोगों से युद्ध लड़े, आज उनको आप गालियाँ दे रहे हो। तो मुझे मेरे समाज ने कहा कि बताओ। तो मुझे लगा कि मेरे लिए समाज, पहले तो मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान है, भारत है, क्योंकि मैं राष्ट्र को सर्वोपरि मानता हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक का कार्यकर्ता रहा हूँ, स्वयंसेवक रहा हूँ। तो मुझे जो संगठन ने बहुत कुछ दिया, सिखाया, मुझे लगता है मेरे लिए पहले राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद मेरी कौम है, जहाँ पर मैंने। तो ऐसा क्यों लगा आपको कि एक मात्र विकल्प इस्तीफा देना, पार्टी छोड़ना ही था? मुझे लगता है कि जहाँ पर बोलने का
बोलने की आज़ादी ना हो, जहाँ पर एक किसी जाति विशेष के विरुद्ध टिप्पणी की जाए, जहाँ पर किसी जाति को जानबूझकर डाउन किया जाए, जहाँ पर क्षत्रिय समाज के वो लोग जो 10-10, 7-7, 8-8 लाख वोटों से पार्लियामेंट के चुनाव जीत रहे थे, उनको एक तरफ कर दिया जाए। जिस हरियाणा के अंदर राजपूत समाज के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई दूसरी बार, उस राजपूत समाज के जो विधायक थे उनको दरकिनार कर दिया जाए। उनको भी अंत में, एक मेरा छोटा भाई है संजय सिंह सोना से विधायक है, उसको भी 2 महीने पहले खेल मंत्री बनाया गया है। मेरा छोटा भाई है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता है। जब 4 महीने आपके चुनाव के रह गए तो अपने राजपूत समाज के व्यक्ति को एक लॉलीपॉप दे दिया। तो मुझे लगता है मनोहर लाल जी के मन में कहीं ना कहीं हमारे प्रति घृणा है, क्षत्रियों के प्रति। कैथल के अंदर एक कांड हुआ, हम वहाँ पर एक विशेष समुदाय के साथ एक चौक को लेकर एक विषय था, वहाँ पर लाठी डंडे बरसाए गए, हमारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके अंदर जेल में डाल दिया गया। तो भला हो उस समय के गृह मंत्री अनिल विज का कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर उनको जेल से छुड़ाया, परंतु मुकदमे अभी भी उनके ऊपर लगे हुए हैं। पद्मावत के समय हमारे नाबालिग बच्चों पर, भौंसी गांव के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं। मैं एक OSD है, उसका नाम लेना नहीं चाहता आपके चैनल पर, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। उस आदमी, उस OSD की चालाकी, उस OSD की साजिश के तहत एक बस के अंदर तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। वो जिम्मा हमारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर सौंप के उनको पर जुर्म, उनको जेल में डाला गया। 3-3 बच्चे महीने जेल में रह के आए, मैं स्वयं जेल में रह के आया, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु जिन लोगों के कहने पर आपने झूठे मुकदमे दर्ज किए, हमने मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल जी थे, उनसे अनुरोध किया कि आपको इन बच्चों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने चाहिए। अरे आप टिकैत जैसे और यशपाल मलिक जैसे लोगों के ऊपर हज़ारों मुकदमे दर्ज थे, आपने वापस ले लिए, जिन्होंने पूरा हरियाणा चला दिया। आज जब हमारे समाज की बारी आई कि हमारे बच्चों के ऊपर मुकदमा हटा लिया जाए, तो उन्होंने बकायदा हटाने की बजाय उल्टा हमारे को दुत्कार दिया। एक राजपूत समाज की ज़मीन है यहाँ पर दिल्ली रोड पर, गुड़गांव के अंदर, वो 500 करोड़ से अधिक की ज़मीन है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी की निगाह पड़ गई। अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले वहाँ स्कूल चलता है, वहाँ पर नन्हे बच्चे पढ़ते हैं, एफिलेटेड स्कूल है, और उसको अधिकृत कर लिया गया सेक्शन 9 लगा के, और मुआवजे के नाम पर मूंगफली के दाने कह दिया गया उठा लो। क्यों भैया? जिस ज़मीन के ऊपर जो हक हमारा है, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से लगातार हमारा हक है, हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर हम गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं और भी गरीब बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। उस ज़मीन के ऊपर निगाह क्यों है मनोहर लाल जी की? आपने पूरा गुड़गांव बेच के खा लिया, CLU बांट के आपने अपने जो OSD और पॉलिटिकल सेक्रेटरीज थे उनके घर भर दिए। हमारे समाज के साथ दुर्व्यवहार क्यों? तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में अब राजपूत समाज की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा मन वैसे था, मैं अपनी बात कई जगह रखना चाहता था। मैंने अपने बड़े नेताओं से, जो हरियाणा के बड़े नेता हैं, जो केंद्र में सीधा नड्डा जी से और लोगों से संपर्क रखते हैं, मैंने उनसे भी कई बार कहा कि मेरे मन में दुख है, पर मुझे लगता है उनकी भी, उन विचारों की भी नहीं सुनी जा रही। ओम प्रकाश धनखड़ जैसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष, जिसने पूरे हरियाणा में संगठन को खड़ा किया, उनको एक झटके में बाहर निकाल दिया, कारण कि वो जाट समाज थे, जाट समाज से थे। यहाँ पर तो जाति देखकर तो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जाति देखकर तो आपने पूरा सिस्टम गोल कर रखा है। तो फिर जहाँ पर मुझे हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदुत्ववादी बात करना, राष्ट्रवादी बात करना, राष्ट्रीय विचारों पर बात करना, चर्चा करना, मैं आपके चैनलों पर सैकड़ों बार आया हूँ। मैंने, ठीक है, मैं एक हिंदू समाज का व्यक्ति हूँ, हिंदुत्व मेरे खून में दौड़ता है, हमने मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, परंतु इसका मतलब नहीं है कि मैं देश के 15 करोड़ मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की सोचूंगा। वो भी तो हमारे देश का हिस्सा है। परंतु आपने हमेशा जिस प्रकार की राजनीति करी, वो कम से कम मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं राजपूत समाज को, देश के अंदर राजपूत समाज को डाउन करने का एक प्लानिंग के तहत कार्य किया गया, जिसका विरोध गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, हरियाणा के अंदर अब हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुआ। पूरे देश के राजपूतों को इतना नीचे दर्जे का इन्होंने बनाने का प्रयास किया, उसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है। हाँ, एक संगठन है, उसका नाम है, आज नहीं लूँगा, परंतु कुछ दिन के बाद, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, उस संगठन की पोल भी खोलने का हम काम करेंगे, जो हमारी जाति को जानबूझकर नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने 562 रियासतों का त्याग किया है, देश की एकता अखंडता को एक करने के लिए। हमने लाखों एकड़ जमीन
भारत सरकार को उस समय दी जब देश का बंटवारा हुआ और देश की एकता और अखंडता को खतरा था। हम लोगों ने क्या नहीं किया, आज हमारी कौम को क्या मिल रहा है साहब। सूरजपाल अम्मू ने तो कभी ना सरकारी कोई पद मांगा, ना मुझे कोई टिकट मैंने आज तक मांगी 34 सालों में, ना मुझे चाहिए, ना मुझे चुनाव लड़ना। परंतु हम जैसे निस्वार्थ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी आप अपमानित करोगे, हमारे नन्हे बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल में डालोगे, तो किसी न किसी को तो विरोध करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं है। तो आपका ये कहना है कि मोदी और शाह से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी है तो खट्टर से। बिल्कुल, मैंने नरेंद्र भाई मोदी के साथ 1995 से लेकर 1999 तक उनके तहत नीचे जब वो हरियाणा के प्रभारी थे, 5 राज्यों के प्रभारी थे, मैंने उनके साथ काम किया है। मेरा सौभाग्य है कि मेरी मारुति जैन होती थी उस समय 27 नंबर। मोदी जी को मैंने कई बार मारुति जैन के अंदर दिल्ली से गुड़गांव या सोना उनको लेके आता था, उनकी बातें सुनता था, उनकी पाठशालाएँ, कार्यशालाएँ, ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड किए हैं। अमित भाई शाह जिन्होंने देश के अंदर ऐसे निर्णय किए, धारा 370 को हटाया है और दुनिया भर के नए कानून लेके आए, तो मेरा उन लोगों से कोई नाराज़गी नहीं है। हाँ, एक नाराज़गी जरूर है, रूपाला ने जब बकवास की तो रूपाला को रोकने के लिए जेपी नड्डा या भाजपा का कोई बड़ा नेता उस समय अगर रूपाला को आईना दिखाता, क्योंकि हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि आप रूपाला की टिकट बदल दें। लाखों 3-3, 4-4 लाख राजपूत राजकोट के अंदर सड़कों पर बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं। मानता हूँ मैं रूपाला जी बड़े सीनियर लीडर हैं, मैं भी उनसे व्यक्तिगत रूप से कई बार मिला हूँ, परंतु कई बार कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। तो रूपाला जैसे व्यक्ति ने जिस प्रकार की बयानबाजी दी, हाँ उन्होंने 3-4 बार माफ़ी मांगी, और आदमी माफ़ी कब मांगता है जब गलती करता है। तो गलती उन्होंने की, माफ़ी मांग ली, परंतु केंद्र की तरफ से किसी ने भी, जनरल वीके सिंह, मैं आज गर्व से कह रहा हूँ और AVP पे कह रहा हूँ, 27 जून 2013 को जब मुख्यमंत्री गुजरात थे माननीय मोदी जी, जनरल वीके सिंह मेरे रिलेशन में है, मुझे केंद्रीय नेता का फ़ोन आया कि जनरल वीके सिंह से बात करो। वो तो अन्ना हजारे के साथ काम करते थे। जनरल वीके सिंह देश के आर्मी के चीफ रहे हैं, कि उनको भाजपा में लाने की बात करो। मैंने स्वयं बैठ के तय कराई, नरेंद्र भाई मोदी के साथ उनकी गांधीनगर के अंदर बैठक हुई। उनके नेतृत्व में पूर्व सैनिकों का सम्मेलन रेवाड़ी के अंदर जब पार्लियामेंट के चुनाव की शुरुआत हुई तब किया। उनको गाजियाबाद से टिकट दी, लाखों वोटों से, 10 लाख के से अधिक वोटों से वो चुनाव जीते। सेकेंड चुनाव वो 6.5-7 लाख वोटों से जीते, उनकी टिकट काट दी गई। आप घर से बुला के टिकट देते हो और पता नहीं क्यों काट देते हो, इसलिए कोई क्षत्रिय समाज से। मुझे ऐसा लगता है अनेकों अनेक टिकटें ऐसी दी गई हैं जो राजपूत सीटें थी, राजपूत बाहुल्य सीटें थी, वहाँ पर क्षत्रिय समाज को बीजेपी में पहली बार ऐसा मुझे लगा है कि अब दरकिनार किया जा रहा है। उनकी जो परसेंटेज है, उनका जो हिस्सा है, वो कम से कम मुझे लगता है अब घटाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो नहीं होना चाहिए। और जब मेरे समाज की हिस्सेदारी को घटाया जाएगा तो फिर मुझे लगता है फिर हम लोगों को भी सम्मान ऐसा ही मिलेगा साहब। तो मुझे लगा कि अपने घर बैठो आराम से, देश की सेवा करनी है, करनी साने में रह के करेंगे। तो आपको लगता है कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है? मैं नहीं चाहता कि हमारे भारी पड़ने से किसी को नुकसान हो। मैं कभी भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता, भाजपा के विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस संगठन को मैंने जीवन दिया है उस संगठन के विरुद्ध बोलने के लिए मेरे मन में, मैं आपके चैनल पे कैसे बताऊं, मेरे मन में भी दुख और पीड़ा होगा, मेरे को भी कहीं की दर्द हुआ होगा। मैंने संघ की शाखाओं में जाकर साहब बहुत शिक्षा ग्रहण की है। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों प्रशिक्षण वर्ग, मैं उमा भारती के साथ काम किया, मैंने शिवराज सिंह चौहान के साथ किया है, मैंने जेपी नड्डा साहब के साथ काम किया है, मैंने जी किशन रेड्डी के साथ काम किया है, भूपेंद्र यादव के साथ काम किया है। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा मुझे भी केंद्र में कोई स्थान मिले, कारण कि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है साहब, मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, मैं चमचागिरी किसी करता नहीं, मैं किसी के कोठी के बाहर जाके खड़ा नहीं होता। तो मेरे जैसा कार्यकर्ता जिन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जैसे मित्र के साथ काम किया हो, आज उन लोगों को, मैं आतंकवाद विरोधी मसाल यात्रा, एक मुझे याद है मैं दिल्ली से प्रारंभ की थी, शिवराज सिंह चौहान उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के। मैं कभी पैदल नहीं चलता था, उस समय शरीर थोड़ा भारी था। मैं उस समय दिल्ली से उस यात्रा को लेकर चला, मेरी ड्यूटी थी यूपी के बॉर्डर पर। स्वतंत्र देव जो यूपी के बड़े मंत्री हैं, वो यूपी के अध्यक्ष होते थे, कि उनको सौंपनी है। स्वतंत्र का फोन आया कि सूरजपाल सिंह आगरा तक आओ। मैंने कहा यार मैं तो ये कोसी बॉर्डर तक ले आया, अब अपनी यात्रा को संभालो, मेरे बस की पैदल चलना नहीं।
ना चाहते हुए भी मैं उत्तर प्रदेश आगरा तक उस यात्रा को लेकर गया। हमने सब खून पसीना बहा है, हमने लाठियाँ खाई हैं। बोट क्लब पे अडवाणी जी की रैली थी, मुझे याद है, अगर आप मेरी इन जख्मों को दिखाएंगे, ये टूटे पड़े हैं पैर, ये सारे के सारे। हमने लाठियाँ खाई हैं साहब। बोट क्लब की रैली पर मुझे याद है, मैं रामविलास शर्मा जी के साथ था। हमारे को पहाड़गंज के अंदर लाठियों से मारा गया उस समय दिल्ली पुलिस के द्वारा। हम लोगों ने लाठियाँ खाई हैं, डंडे खाए हैं। जिस बाबरी ढांचे की बार बार बात करते हैं, उस ढांचे को क्या इन्होंने गिराया क्या? ये कुछ लोग देश को भड़काने का काम करते हैं, परंतु ढांचा गिराने का काम हम लोगों ने किया, क्योंकि हम राम के वंशज हैं। रामलला जो है जहां पर विराजमान है, वो जन्मभूमि तो मेरे पूर्वजों की है। रामलला का मंदिर बन गया, रामलला विराजमान हो गए, मंदिर बन गया। जब ट्रस्ट बनने की बात आई तो एक हिंदुत्ववादी संगठन ने ठेका ले लिया कि इस ट्रस्ट के अंदर फलाने फलाने होंगे। एक क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को आपने उस ट्रस्ट के अंदर हिस्सा नहीं दिया। क्या नफरत है भाई, क्या चाहते हो? रज्जू भैया जब थे संघ में संघ चालक, तो थोड़ी बहुत हमारी को सुन लिया करते थे। मानिए रज्जू भाई भैया जी के जाने के बाद उनके परिवार की हमारी क्या हालत है हमें पता है। जब संघ में भी जातिवाद आ जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोष प्रकट हो गया, कहीं ना कहीं अब जात पात की राजनीति वो संगठन करने लगे जो राष्ट्रवादी संगठन अपने आप को कहते थे। बड़ा मन व्यथित है साहब। मैंने अभी कहा किसी चैनल पे, मेरे घर के अंदर राम मंदिर है, ये देखिएगा, ये जो ठेकेदारी करते हैं ना, राम के ऊपर राजनीति करते हैं, उनसे पूछो जरा राम के बारे में क्या जानते हैं। रामायण पढ़ने से कोई राम की हिस्ट्री नहीं जानता। हम उनके वंशज हैं, हम लवर कुश की औलाद हैं। परंतु जब ट्रस्ट बनती है तो उसके अंदर जातिवाद आ जाता है, वहां पर ठेकेदार अपॉइंट हो जाते हैं। किसी ने कहा मंदिर, राम मंदिर क्यों नहीं गए? मैंने कहा अमित भाई शाह जैसे मंदिर जाएंगे, मैं भी पीछे पीछे बोलूंगा सर। बहुत कम लोगों को पता होगा अमित भाई शाह अभी तक राम मंदिर नहीं गए। मंदिर बनने के बाद हमसे पूछा जाता है आप मंदिर क्यों नहीं गए? अरे हमको अपमानित कर रहे हो भैया। हमारे लोगों ने ना छाता ओढ़ा, वहाँ के जो हमारे गांव हैं अयोध्या के आसपास के, ना चप्पल पहनी, ना पगड़ी बांधी। कारण कि जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा, उन लोगों ने कसम खाई थी 500-600 साल पहले, हम लोग ये सब नहीं करेंगे। उनको नहीं पूछा गया। हम कुछ बोलते हैं तो हमारे को ऊपर से ऐसे लोगों के फ़ोन करा दिए जाते हैं, उनकी बात को हम टालते नहीं। परंतु अब ऐसा लगा सर से पानी ऊपर जाने लगा है। मनोहर लाल खट्टर जी की जो तानाशाही है वो हरियाणा के अंदर अब अति हो गई है। इस चुनाव में देखा जा रहा है कि लगातार हिंदू मुसलमान ज़्यादा बच्चे इस तरह की चीज़ें बयान और 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, 10 सेकंड। हाँ, मैं वो नवनीत राणा है, वो जो पहले इंडिपेंडेंट सांसद थी, अब वो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही है, वो 5 सेकंड में निपटा दी। मैंने कहा तुम्हारे खानदान में कितनों को निपटाया बताएं जरा। आज उस 5 मिनट यही बयान अगर सूरजपाल अम्मू ने दिया होता ओवैसी के ऊपर, तो आज तक हमारे ऊपर चुनाव आयोग के द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। पक्षपात क्यों हो रहा है? मेरी ओवैसी से कभी वैचारिक लड़ाई रही है, परंतु व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही। आज मुसलमानों के आरक्षण की बात की जाती है। अगर तुम आरक्षण गरीबों को दे रहे हो तो क्या मुसलमानों के अंदर गरीब नहीं है क्या? मुस्लिम गरीब नहीं है क्या? आपने जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो 10% आरक्षण दिया है, हमने कहा उसके अंदर त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को ठीक कर दो। गरीब ब्राह्मण नहीं हो सकता क्या? बनिया ब्राह्मण नहीं हो सकता क्या? राजपूत गरीब नहीं हो सकता क्या? जिनको तुम EWS के आधार पर हमने 90 जातियां जोड़ दी। 90 जातियों में तो पठान भी है, पठान मुसलमान नहीं है क्या? जब गरीब मुसलमान की बात आती है तो उसको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्या 15 करोड़ लोगों को आपको नया पाकिस्तान बना के दोगे क्या, या देश से निकालोगे? हमारी वैचारिक लड़ाई है, हमारी राष्ट्रवाद की लड़ाई है, हमारी किसी धर्म विशेष के साथ लड़ाई नहीं है। अल्पसंख्यक वो नहीं है, अल्पसंख्यक तो सिख नहीं है, अल्पसंख्यक तो जैन भी है, अल्पसंख्यक तो बौद्ध भी है। परंतु हमें हमेशा प्रयोग किया गया धर्म विशेष के लोगों के विरुद्ध। भैया अब हम उनके हक की भी आवाज़ को उठाएंगे, जिसको बुरा लगता वो लग जाए। हम बिल्कुल अब हम जो धर्म और जाति की राजनीति में जो फंस के हम बहुत कुछ भूले बैठे थे, अब हम अपनी कौम की बात भी करेंगे। जी, मेवात में शोभा यात्रा के दौरान दंगा हुआ, हिंदू मारे गए, उसमें काफ़ी बवाल हुआ, इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ। आप कैसे देखते हैं? बाबरी ढांचे के टूटने के बाद
मेवात के अंदर उस समय में याद है मुझे, स्वामी चिन्मयानंद जी और सुषमा स्वराज, स्पेशल एक अडवाणी जी के समय एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी को गुड़गांव से लेकर हमें मेवात जाना था। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री होते थे, जो कुलदीप बिश्नोई आजकल भाजपा में हैं, उनके पिताजी। तो सीताराम सिंगला जी और हम लोग उस जो कमेटी को लेकर मेवात दौरे पर गए थे। तो वहाँ सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया गया था। गायों के गले में जिंदा गायों के गलों में जलते हुए टायर डाले गए थे, उनको जलाया गया था, मारा गया था। कई मंदिर तोड़े गए थे। कोई मंदिर मेवात के अंदर ऐसा नहीं बचा था जो ध्वस्त नहीं हुआ था या जिसको खंडित नहीं किया गया था। उस समय मैंने सुषमा स्वराज जी की आंखों में आंसू देखे थे। मैंने स्वामी चिन्मयानंद को उस समय रोते हुए देखा, जो वाजपेयी जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। मैंने वो समय ये सब देखा है। सिक्योरिटी देने से मना करती थी, एस्कॉर्ट देने से मना करती थी। तो हमारे पास उस समय मारुति 800 और मारुति वैन होती थी। तो हम लोग लाठी डंडे लेके गाड़ी में आगे आगे चलते थे, क्योंकि कोई पत्थर उत्तर ना मारते मारने, क्योंकि मेवात के अंदर उस समय ऐसा माहौल था। उस समय भी वहाँ पर लोग नहीं मरे थे। एक विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं सुरेंद्र जैन साहब, वो एक शोभा यात्रा लेके गए थे नूह के एक मंदिर के लिए। मुझे लगता है प्रशासन को गलत जानकारी दी गई। 6 निर्दोष हिंदुओं की हत्या हो गई। पूरे मेवात के अंदर हाहाकार मच गया। मैं दोनों टेलीविजन पर खूब बोल रहा था। मामन खान जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, परंतु जो व्यक्ति शोभा यात्रा वहाँ लेकर गया, जिसने निर्दोष लोगों को काल का ग्रास बना दिया, उसके ऊपर कार्रवाई ना होना, ये क्वेश्चन मार्क है। एक व्यक्ति प्रशासन को झूठ बोलकर, गलत संख्या बताकर वहां पर यात्रा निकालता है और वहां पर 6 हिंदुओं की मौत हो जाती है। सरकार ने उन 6 व्यक्तियों को परिवारों को कितनी मदद की बता दें। मनोहर लाल खट्टर उस समय मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं मदद की गई? वहां पर काफी लोगों के व्यापारिक संस्थान तोड़ दिए गए, जात और नाम पूछ कर। परंतु क्या निर्दोष लोगों को, जिनके कारण जिन मौत का मुंह देखना पड़ा, उनके परिवारों को हक नहीं है कि सरकार से पूछे, भाई हमारे को क्या दिया था आपने? सुरक्षा देना सरकार का काम होता है। उस समय कौन लोग दोषी थे? अरे हमने कहा हमारे छोटे छोटे मुद्दों पर हमारे को, भैया हमारे बच्चों के ऊपर मुकदमे गलत बनाए गए, छोड़ दो। नहीं छोड़ते। 6 लोग मार दिए जाते हैं, अब तक कुछ नहीं बोलते। यहाँ पर तो बस ये है कि भाई प्रेशर बनाओ, दबाव में लाओ। आपकी सरकार अल्पमत में है, आप अपनों को साथ लेके नहीं चल रहे हैं। हरियाणा के अंदर 10 पार्लियामेंट की सीटें बांटी गई हैं, वो मनोहर लाल जी की जिद के कारण टिकटें बटी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप टिकट नहीं दे रहे। अशोक तंवर को, जो अशोक तंवर पहले कांग्रेस का अध्यक्ष होता था, वही अशोक तंवर फिर आम आदमी पार्टी में चला गया, वही सिरसा का कैंडिडेट बन गया। सुनीता दुग्गल का टिकट क्यों काटा गया? आप कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को ले आते हैं, जिस नवीन जिंदल के ऊपर दुनिया भर के केसेस हैं, वो नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से टिकट दे दिया गया। वहां कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था। करनाल से अब माने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। राजपूत समाज के साथ जो घृणा करते हैं, बता देगा राजपूत समाज, आपको जवाब देगा वहां पर। विषय यह है कि आप गुड़गांव से पार्लियामेंट का टिकट जिसको दे रहे हैं, आप बोलते हो 70 साल से 72 साल से बड़ी उम्र के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। राव इंद्रजीत ने तो सुधा यादव के साथ चुनाव लड़ा। सुधा यादव को एक बार सुधा यादव ने उनको चुनाव हराया, जो भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर है, और वही व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हो। आप ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हो जिनका कोई भाजपा से कोई लेने देने ही नहीं रहा। मैं अगर कृष्णपाल गुर्जर को छोड़ दूं, मनोहर लाल खट्टर को छोड़ दूं, बंतो कटारिया को छोड़ दूं, तो और लोग कहाँ से हैं? जब बाहर से आने वाला व्यक्ति भाजपा में नेता बनेगा तो फिर कार्यकर्ताओं की कहाँ वैल्यू है? मैं मनोहर लाल खट्टर जिस समय मुख्यमंत्री थे, उनके स्टाफ के अंदर जितने भी लोग बाहरी लोग थे, वो यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कमा कर गए। कौन लोग थे वो? उनकी संपत्तियों की जांच कर लो। अभी हमने बोलना शुरू नहीं किया है। मनोहर लाल जी जब बोलेंगे पूरा देश सुनेगा। अभी तो हम चाहते हैं कल को कोई ना कहे कि चुनाव के समय में ब्लैकमेल कर रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो, हमारे साथ जो पक्षपात हो रहा है, हमारे को जो दबाया जा रहा है, हम लोगों को जो खराब किया जा रहा है, कम से कम हमें
हमें जीने का हक तो है, देश के नागरिक तो हम भी हैं। हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कुछ न कुछ त्याग इस देश के लिए किया होगा। हमने आपका ये कहना है कि जिनके सलाह पर हरियाणा में टिकट दिए गए वो सलाह देने वाला व्यक्ति गलत है, वो ठीक सलाह नहीं। मैं समझता हूँ मनोहर लाल जी एक ऐसे राजा के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं जो जनता की नहीं सुनता, ना अपने मंत्री परिषद की सुनता, ना अपने लोगों को सुनता। मुझे नहीं पता मनोहर लाल जी को क्यों मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, शायद कहीं ना कोई गड़बड़ हुई होगी, परंतु अब जनता के बीच में आप जा रहे हो, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आज मेरा जैसा कार्यकर्ता आज क्यों दुखी है? मैंने घोषणा की है आपके चैनल पर, एबीपी पे कह रहा हूँ और पूरे होशोहवास में कह रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। मैं तो करनी सेना के, जो मेरा करनी सेना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है, पंजीकृत संगठन है, बाकायदा प्रॉपर सिस्टम से संगठन चलता है, सभी जातियों का संगठन है, इसमें बनिया, ब्राह्मण, राजपूत सभी जातियों के लोग हैं। उस करनी सेना को अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का काम करूँगा। एक आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि करनाल में खट्टर को पता चल जाएगा इस बार चुनाव में, तो क्या पता चले, थोड़ा साफ करिए। पता 1.5 लाख से अधिक वोट हैं राजपूत समाज की। मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, वोट देते वक्त ध्यान दें। जिस व्यक्ति ने हमारे ऊपर जुल्म किए, जिस व्यक्ति ने हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए, कम से कम उनको आईना दिखाने का समय है। जी, तो जाहिर तौर पर सूरजपाल अम्मू जी का कहना है कि इस बार हरियाणा में जिस तरह से क्षत्रिय समाज का अपमान किया गया देश भर में, हरियाणा की जनता खासकर बता देगी बीजेपी को कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी का क्या परिणाम होता है। और आपने ये पहला पॉडकास्ट को अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।